मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि पिछले वीडियो यदि आपने देखा होगा तो CNT मैंने शुरू किया था। इससे पहले के 2 वीडियो CNT से रिलेटेड आ चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको CNT के पृष्ठभूमि के बारे में बताया, जबकि दूसरा वीडियो में मैंने CNT शुरू किया था जो मूल प्रावधान है, जिसमें से अध्याय 1, अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज उससे आगे के बारे में जानेंगे, अध्याय 4 के बारे में, ठीक है, जिसमें आज आपको रैयत के बारे में बताया गया है कि कौन रैयत होगा, किस प्रकार से उसको कौन सा अधिकार प्राप्त होगा, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ ध्यान देने के रहेगा कि ध्यान देंगे कि इस अध्याय से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहेगा, इसीलिए जहाँ हम आपको हिंट करेंगे उसको आप अपने नोट्स बुक में या किताब में टिक कर लेंगे, ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि कहाँ हमको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये अध्याय 4 जो है वो धारा 16 से लेकर धारा 36 तक विस्तृत है। धारा 16 से लेकर धारा 36 तक है, जो उसमें आपको बता चुके हैं 1 से 3 अध्याय 1, 4 से 8 अध्याय 2, 9 से 15 अध्याय 3, 16 से 36 अध्याय 4। तो यहाँ अध्याय 4 के बारे में, तो अध्याय 4 जो है वो शुरू होता है 16 धारा से। तो 16 में क्या लिखा हुआ है इसको हम समझेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि विद्यमान अधिभोग अधिकार का बना रहना, माने यानी है कि यदि किसी रैयत को, किसी कृषक को उसको अधिभोग यानी कि उस भूमि को उपभोग करने का अधिकार पहले से प्राप्त है, तब उसका ये अधिकार कब बना रह जाएगा, किस स्थिति में बना रहेगा, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। लिखा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात, यानी कि 1908 CNT एक्ट 1908 के प्रारंभ होने के पूर्व, यानी कि उससे पहले या उसके बाद किसी रूढ़ि या परंपरा द्वारा अधिभोग का अधिकार है। यदि किसी कृषक को 1908 CNT एक्ट के आने के बाद से, उस CNT एक्ट के लागू होने के पहले या उसके आने के बाद से किसी परंपरा या किसी रूढ़ी यानी कि कोई वहाँ चला आ रहा हो, कोई ऐसे परंपरा चली आ रही हो जिसके आधार पर उसको वो ज़मीन मिला हुआ हो और वो अधिभोग कर रहा है, ठीक है, तो उसका यह अधिभोग का अधिकार बना हुआ रहेगा, चाहे वह उस जमीन पर पिछले 12 साल से उस पर कोई कार्य ना किया हो। सपोज दैट अभी की बात बता रहे हैं। अभी यदि किसी की ज़मीन के बारे में हम देखें, ठीक है, अभी किसी की ज़मीन के बारे में इस धारा के आधार पर देखा जाए, तो यदि 1908 के आने से पहले यदि उसका उस ज़मीन पर उसका अधिकार बना हुआ था, उस ज़मीन पर से वो भोग कर रहा था, तो क्या होगा कि उसका अधिकार अभी भी कंटिन्यू रहेगा, चाहे पिछले 12 साल से उस ज़मीन पर उसने कोई कार्य ना किया हो, चाहे उस ज़मीन पर उसने कोई फसल पिछले 12 साल से नहीं उगाया हो, फिर भी उसका यह अधिकार बना रहेगा। धारा 17 क्या कहता है, इसमें बंदोबस्त रैयत की परिभाषा बताई गई है। बंदोबस्त रैयत कौन होगा या किसको बंदोबस्त रैयत कहेंगे, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। देखते क्या है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी गांव में स्थित भूमि का अंशतः या पूर्णतः पट्टे पर या रैयत के रूप में धारण किया हो, ठीक है, वहाँ वाला से जरा सा अलग है। वहाँ लिखा हुआ था रूढ़ि या परंपरा, और यहाँ लिखा हुआ है कि यदि वह पट्टे पर एग्रीमेंट के थ्रू या फिर किसी रैयत के रूप में यदि वो भूमि धारण किया, भूमि यदि उसको प्राप्त हो चुका है इस एक्ट के आने के पूर्व या उसके पश्चात में, तो 12 वर्ष की अवधि के पश्चात भी वह उस जमीन का बंदोबस्त माना जाएगा, उस ग्राम का बंदोबस्त माना जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। धारा 16 के अनुसार से कहा गया कि बंदोबस्त रैयत कौन होगा, 16 नहीं 17, बंदोबस्त रैयत कौन होगा। तो बंदोबस्त रैयत वह होगा जो CNT एक्ट के आने के पूर्व या पश्चात
यदि वो एग्रीमेंट पर ज़मीन लिया हुआ था या फिर रैयत के रूप में उस ज़मीन पर उसको अधिकार प्राप्त हुआ था, तो उसका यह अधिकार पिछले 12 साल तक उसका यह अधिकार बना रहेगा और उसको उस गांव का बंदोबस्त रैयत कहा जाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब तक रैयत के रूप में भूमि धारण करता है, जब तक वो भूमि धारण करता है रैयत के रूप में, सपोज दैट वो पिछले 20 साल से रैयत के रूप में जमीन धारण किए हुए, तो अगला 3 साल तक, ठीक है, यानी 21, 22 और 23, ये अगला 3 साल तक वो उस जमीन का बंदोबस्त रैयत होगा। समझ में आई बात कि यदि कोई व्यक्ति रैयत के रूप में कोई जमीन धारण कर चुका है पहले से, तो जिस समय तक वो जमीन का धारण रैयत के रूप में किया हुआ है, उस समय के 3 साल तक, उस समय के 3 साल तक, अर्थात यदि कोई जमीन, सपोज दैट अभी 2021, यदि कोई 2010 से जमीन अभी तक 2021 तक वो जमीन रैयत के रूप में धारण किया, ठीक है, तो अगला 21 से 22, 23 और 24 तक ये क्या होगा, इस जमीन का रैयत तो यहाँ 21 में खत्म हो गया, लेकिन 22, 23, 24 तक, 2024 तक वो उस जमीन का बंदोबस्त रैयत होगा। ठीक है। अब उस जमीन का, और उस जमीन का बंदोबस्त रैयत होगा, साथ में उस गांव का बंदोबस्त रैयत कहलाएगा। ठीक है। आगे कहता है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 74 के आधार पर जमीन प्राप्त करता है, यहाँ धारा 74 में क्या लिखा हुआ है ये समझिए। धारा 74 में जमीन प्राप्त करने का तरीका लिखा हुआ पट्टे के आधार पर। तो सपोज दैट यदि वो जमीन किसी रूप में धारा 74 के अधीन प्राप्त किया है, तो पिछले 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से अधिक समय तक बिना कब्जा का भी हो तो भी वह उस जमीन का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। ठीक है। देखिए लिखा हुआ, कोई धारा 74 के तहत यदि जमीन प्राप्त किया हुआ हो तो 3 वर्ष से अधिक समय तक बिना कब्जा का भी हो तो भी उस ग्राम का बंदोबस्त माना जाएगा, बंदोबस्त रैयत होगा। ठीक है। अब यहाँ आपको याद क्या रखना है, यहाँ याद रखना है टाइमिंग को, कि बंदोबस्त रैयत किस स्थिति में होगा। तो बंदोबस्त रैयत होगा 12 वर्ष की स्थिति में, बंदोबस्त रैयत होगा 3 वर्ष वाला स्थिति में। 3 वर्ष वाला कब होगा, जब उसको पहले वो रैयत के रूप में कार्य कर चुका है। ठीक है। और 12 वर्ष कब होगा, जब CNT एक्ट के रूप में, CNT एक्ट आने के पहले या पश्चात तक उसका उस भूमि पर कब्जा रहा हो। ठीक है। इतना याद करना है। 16-17 में क्या याद करना है, टाइमिंग याद करना है। ठीक है। तो धारा 18 क्या कहता है, धारा 18 जो है वो मुंडारी खुद कट्टीदार काश्तकारी एवं भूइंहरी जमीन के बंदोबस्ती के बारे में प्रावधान को बताता है। ठीक है। यहाँ आपको भूइंहरी जमीन के बारे में आपको हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, और मुंडारी खुद कट्टीदार के बारे में भी बता चुके हैं। अब यहाँ इस टर्म को समझने से पहले उस चीज़ को याद कर लें। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप में इससे पहले का वीडियो देख लें। ठीक है। तो यहाँ कहता है कि भूइंहरों एवं मुंडारी खुद कट्टीदारों का बंदोबस्त कैसे होगा या किसका बंदोबस्त होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले कहता है मंझियस या बैठखेता के जमीन जो 1869 के रजिस्टर में अंकित हो। 1869 यानी कि कौन सा अधिनियम हुआ, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के रजिस्टर में यदि वो अंकित है, भूइंहरी जमीन, मंझियस जमीन या बैठखेता जमीन, जिसको कि भूइंहरी जमीन भी कहा जाता है, तो यदि ये दोनों जमीन को का लेखा जोखा रजिस्टर में अंकित है कब, 1869 के एक्ट में, तो उसका जो मालिक होगा उसको बंदोबस्त माना जाएगा। साथ में यदि वो 12 वर्ष तक उस जमीन को धारण किया हो। ठीक है। यानी कि ऐसा कोई काश्तकार जो भूइंहरी जमीन पर अधिकार या भूइंहरी जमीन का उपयोग कर रहा है तथा उसका नाम, उस जमीन का नाम भूइंहरी जमीन के रूप में
बैठखेता या मध्यस्थ भूमि के रूप में 1869 के छोटानागपुर टेन्योर्स एक्ट के रजिस्टर में अंकित है तथा उस जमीन पर 12 वर्ष से उसका अपना अधिकार है, यानी कि उस पर वह जोत कोड़ कर रहा है, तो उसे भूइहरी बंदोबस्त माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे कहता है मुंडारी खूट कटीदार। तो मुंडारी खूट कटीदार में भी से वही सिचुएशन है। मुंडारी खूट कटीदार में कहता है इसमें कि मुंडारी खूट कटीदार वैसे रैयत बंदोबस्त उस आदमी को कहा जाएगा जो मुंडारी खूट कटीदार परिवार का या उसमें काश्तकार में शामिल नहीं है। ठीक है, माने मुंडारी खूट कटीदार परिवार का भाग नहीं है, परंतु उस जगह पर वह रहकर वैसे जमीन का उपयोग कर रहा है जिसका निर्माण मुंडारी खूट कटीदार परिवार के लोग ने किया, और उसका उपयोग कौन कर रहा है? दूसरे लोग, लेकिन उसी गांव में रहते हुए। तो तथा उसने 12 वर्ष की अवधि तक, कम से कम 12 वर्ष की अवधि तक उस जमीन का उपयोग किया है, तो उसे मुंडारी खूट कटीदार रैयत मुंडारी खूट कटीदार बंदोबस्त माना जाएगा। ठीक है। अब इतना समझने के बाद यदि नहीं समझ में आए तो यहाँ इसको समझिए कि मुंडारी खूट कटीदार में जो पाहन होता है, जो पूजा कराने वाला, तो वो तो दूसरे गांव का होता था। जैसे मुंडारी खूट कटीदार गांव के क्या था, एक ही परिवार के लोग जो रहते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसी को मुंडारी खूट कटीदार गांव कहते हैं। तो वो तो किसी दूसरे को पाहन के रूप में नियुक्त करता है, तो उसको अपनी ज़मीन जो उसने बनाया था वो ज़मीन का उसको दे देता है कि आप इस ज़मीन पर अन्न उपजाओ और यहीं रहो, हमारे पूजा में सहयोग करोगे, पूजा हमारे गांव का आप करोगे। तो उसको भी तो कुछ ज़मीन दिया, लेकिन ज़मीन कौन बनाया था? मुंडारी खूट कटीदार उस परिवार का पैतृक पूर्वज लोग बनाया था, लेकिन उसको भी दे दिया गया वो ज़मीन। बनाया उसने नहीं, लेकिन उसको बदले में, पूजा कराने के बदले में उसको ज़मीन मिला। ठीक है, तो उस आदमी को भी मुंडारी खूट कटीदार बंदोबस्त माना जाएगा। समझ में आई बात? चलिए उससे आगे धारा 18 के बारे में, इसमें बंदोबस्त रैयत के अधिभोग का अधिकार बताया गया। इसका मतलब है कि धारा 17 और 18 में, धारा 17 और 18 में बंदोबस्त जो है, जो बंदोबस्त रैयत है या बंदोबस्त काश्तकार हैं, उनके बारे में बताया गया था कि कौन कौन बंदोबस्त रैयत होंगे, लेकिन उनका अधिकार क्या होगा, वो किस प्रकार से उस ज़मीन का अधिभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है धारा 18 में। ठीक है, सॉरी धारा 19 में। धारा 19 में बंदोबस्त रैयत के क्या अधिकार होंगे, अधिभोग का क्या अधिकार होगा, इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं धारा 20-21 में। देखिए इससे आगे में 18 के बाद जो आर्टिकल है उसमें 19 का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। 19 को बताया आपको, 20 में अर्जन के बारे में है, लेकिन 21 को याद रखना है। धारा 21 और धारा 21 का क, ये दोनों को याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। धारा 21 में लिखा हुआ है कि भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का क्या क्या अधिकार होगा। ठीक है, अधिभोगी भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रैयत का क्या अधिकार होगा, यानी कि जो रैयत है जो कि जमीन का यूज कर रहा है उसका अधिकार क्या क्या होगा। तो पहला है कि स्थानीय रीति एवं परंपरा के अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो रैयत है वो उस जमीन का जो उसको अलॉट किया गया है, उस जमीन का वो किस अपनी जो उस जगह पर, जिस जगह पर वो रह रहा, उस जगह के अनुसार से जो परंपरा है, जो रीति है, उसके अनुसार से उस जमीन का उपयोग कर सकता है। ठीक है, दूसरा कहता है कि वह उस पर कृषि कार्य, कोई भी कृषि कार्य कर सकता है। कृषि कार्य कोई भी कर सकता है, फसल उगा सकता है, फसल लगा सकता है, उसके लिए कोई भी जो भी कार्य होते हैं वो करने के लिए आज़ाद है। उसके साथ साथ में ईंट और खपड़े बनाने के लिए भी
उस ज़मीन का वो उपयोग कर सकता है। ठीक है, ईंट और खपड़े बनाने के लिए भी उसका उपयोग कर सकता है। पेयजल के लिए यानी कि पेयजल के लिए वो उस जगह पर कुआं बना सकता है, नहर खुदवा सकता है, तालाब खुदवा सकता है। साथ साथ में उस जगह पर वो मत्स्य पालन कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है। ठीक है, एवं साथ साथ में यदि वो व्यापार कर रहा हो या कुटीर उद्योग कर रहा हो तो उस स्थान पर वो भवन भी बना सकता है, बशर्ते वो भवन कच्चा हो। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रैयत है उसको क्या क्या अधिकार मिला हुआ, रैयत को ज़मीन का उपयोग करने में क्या क्या अधिकार मिला। तो रैयत को अधिकार मिला हुआ है कि वह कोई भी रीति से जो स्थानीय जगह जिस जगह पर वह रह रहा है उस जगह पर जो रीति से ढंग से कृषि कार्य की जाती है वो उस ढंग से कृषि कार्य करने के लिए आज़ाद है। उस जमीन पर कृषि कार्य से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है, वहाँ ईंट बना सकता है, खपड़ा बनाने के लिए उस ज़मीन का उपयोग कर सकता है। साथ में वहाँ कुआं भी उसमें बना सकता है, नहर बना सकता है, तालाब बनवा सकता है, उसमें मछली पालन कर सकता है। ठीक है, या व्यापार करने के लिए या कुटीर उद्योग लगाने के लिए उस ज़मीन का उपयोग कर सकता है, भवन भी बना सकता है, बशर्ते भवन जो है वो कच्चा होना चाहिए। ठीक है, अब आगे कहता है कि यदि वहाँ वो मत्स्य पालन कर रहा है, यदि वहाँ वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो जिसमें उसको जैसे व्यापार कर रहा हो, ठीक है, तो उसमें अब भूस्वामी क्या लेगा। ठीक है, तो उसमें भूस्वामी का जो हिस्सा होगा वो 9/20 होगा। ठीक है, 9/20 जो होगा वो किसका होगा, लैंडलॉर्ड का। ठीक है, और 11/20 किसका होगा, किसान का यानी कि रैयत का। ठीक है, रैयत कितना लेगा 11/20 और भूस्वामी कितना लेगा 9/20। इस प्रोपोर्शन को, इस रेशियो को याद कर लीजिएगा। ठीक है, 9:11 ये इसको याद रखेंगे। 9 कौन रखेगा, स्वामी रखेगा, और 11 कौन रखेगा, जो उसमें रैयत है वो रखेगा। ठीक है, अब आगे इसमें कहता है कि यदि ये तो हो गया कि यदि मछली उत्पादन करता 20 केजी मछली निकला तो उसमें 11 केजी रैयत रखेगा और 9 केजी कौन रखेगा, किसान रखेगा, 9 केजी रखेगा भूस्वामी रखेगा। ठीक है, लेकिन यदि उस जमीन का जो रैयत है उस जमीन का लगान जो है वो नगद चुकाता है। ठीक है, यदि वो लगान जो है वो नगद चुकाता है तब क्या होगा कि उस जमीन पर वो बांस लगा सकता है, उस जमीन पर बांस को, जमीन पर लगे हुए बांस को काट सकता है, उसको बेच सकता है, यानी बांस का वो कार्य कर सकता है। साथ में यदि उस जमीन पर पहले से भी बांस लगा हुआ है तो भी वह उसको काटने में, उसका यूज करने में उपयोग कर सकता है। ये रैयत का अधिकार है। ठीक है, आगे कहता है कि यदि उस पर कोई पेड़ पर खड़ा पेड़ है, ठीक है, जैसे आम का पेड़ हुआ, जामुन का पेड़ हुआ, तो उस पेड़, उस खड़े पेड़ के फल को, फूल को वो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वो उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अब इससे आगे कहता है कि यदि धारा 64 के अनुसार से, धारा 64 नहीं, धारा 61 के अनुसार से यदि रैयत ने जमीन लिया और उसके अनुसार से लगान निर्धारित किया गया है तो जो उस पर हिस्सा में होगा वो 9/11 नहीं होगा, 10:10 होगा या 1:1 कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बराबर होगा। समझ में आई बात। यहाँ क्या क्या याद रखना है, यदि धारा 64 के अनुसार से नहीं किया गया है, जनरली उसका लगान उसका है निर्धारित है, तो यदि कैश नहीं है, लगान कैश में नहीं दिया जा रहा है, वस्तु के रूप में दिया जा रहा है, तो भूमि यानी कि जमींदार का, भूस्वामी का जो हिस्सा होगा वो 9/20 होगा और रैयत का जो हिस्सा होगा वो 11/20 होगा। ठीक है, और यदि ये रेशियो उसमें भी नगद में भी होगा, लेकिन नगद में होगा कि नगद दे रहा है तो उसको तो उस हिसाब से उसका क्या कहते हैं मूल्य जोड़ा जाएगा, मूल्य ऐड किया जाएगा। 11 है, 11 हिस्सा 11 रुपये 20 रुपये में 11 रुपये मिलेगा रैयत को और 9 रुपये मिलेगा
किसको? तो भूस्वामी को। अब यहाँ कहता है यदि धारा 64 के अनुसार से लिया गया है और लगान निर्धारित है, यदि धारा 64 के अनुसार से जमीन का लगान निर्धारित है तो हिस्सा दोनों का जो होगा रैयत और भूस्वामी का वो बराबर होगा। ठीक है, हैं इससे आगे यानी कि धारा 21 के आगे क्या है उसके बारे में। यहाँ आपको ये बता दें कि धारा 21 और धारा 21 का क आप विशेष रूप से याद करें और ध्यान रखें कि कौन कौन सी परिस्थिति में क्या होता है। ठीक है, बगान या व्यापार यदि वो करता है तो उसको क्या अधिकार प्राप्त हैं, किस रूप से हिस्सा का बंटवारा होता है, इसका आप विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि बिना ये ऐसे पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। किस परिस्थिति में भूस्वामी और कृषक काश्तकार के बीच में हिस्से का बंटवारा बराबर होगा, ये याद रखेंगे। आइए देखते हैं उसके आगे। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 21 और 21 क के बाद से 36 तक में कोई भी ऐसी धारा नहीं है जो उतना इम्पॉर्टेंट हो या इतना ज़रूरी हो, उससे हमें पढ़ना ही आवश्यक है। तो इसीलिए यहाँ हम उस धाराओं को लगभग छांट चुके हैं और एक या दो धारा ऐसा है जिसको जानना चाहिए, जानने की आवश्यकता है, विशेष पढ़ने या याद रखने की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ आपको इसको याद करने का तरीका आपको बता देते हैं कि क्या याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं उसके आगे। धारा 22, धारा 22 में क्या लिखता है कि यदि रैयत जो है 21 और 21 क के अनुसार से, ठीक है, यदि रैयत या अधिभोगी रैयत जो है, अधिभोगी मतलब जो जमीन का उपभोग कर सकता है, अधिकार उसको प्राप्त है, तो 21 और 21 क के आधार पर यदि वो अधिभोग कर रहा है जमीन का और उसने किसी भी रूप से उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा, यानी कि कुछ तो उसका लिखा होगा ना शर्त, तो यदि वह जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके अकॉर्डिंग वो ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है, ज़मीन का उपयोग कर रहा है, तो भूस्वामी किसी भी परिस्थिति में उसको बेदखल नहीं कर सकता। और यदि भूस्वामी उसको बेदखल करना चाहता है तो कोई विशेष आधार बताएगा और बिना विशेष आधार को उसको अलग नहीं कर सकता। और यदि आधार भी बताता है तो इसका आवेदन वो उपायुक्त को देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, धारा 24। धारा 24 में लिखा हुआ है कि लगान भुगतान करने की बाध्यता है, यानी कि लगान देना है किसको, रैयत को, कि कौन किसको देगा, तो भूस्वामी को। रैयत जो है वो लगान देगा भूस्वामी को। यहाँ रैयत को बाध्य किया गया है कि आपको किसी भी हाल पर अपना जो लगान है वो जमा करना होगा। ठीक है, धारा 24 में। और धारा 27 में है कि लगान में वृद्धि करने का। तो यहाँ इस चीज़ जगह पर याद रखिएगा कभी भी कि लगान में वृद्धि करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उपायुक्त को दिया गया है। ठीक है, या सक्षम प्राधिकार को। सक्षम प्राधिकार मतलब है कि जब स्वतंत्रता के बाद इसमें LRDC करके एक पद बनाया गया और उसको भी वो ज़मीन के लिए ही है। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, तो वो भी इसमें लैंड रेवेन्यू यानी कि लगान के बारे में डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो धारा 27 में याद रखिएगा उपायुक्त लगान में वृद्धि कर सकता है। किस धारा के अनुसार से, तो धारा 27 के अनुसार से। धारा 24 में है कि लगान भुगतान करने के लिए बाध्य है काश्तकार या रैयत जो है वो लगान भुगतान करने के लिए बाध्य है। और धारा 22 में क्या लिखा हुआ है, तो धारा 22 के अनुसार से भूस्वामी इस रैयत को बेदखल नहीं कर सकता है। अध्याय 4 से आपको इतना ही याद रखना है। आप यदि इतना याद कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही विशेष। अब आगे चलेंगे, अध्याय 5 से लेकर के आगे डिस्कस करेंगे इसके अगले वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेरा ये वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर ज़रूर करें जिन्हें जो
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक मेरा ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। और कई सारे लोगों ने पर्सनली व्हाट्सएप करके जानकारी दिया कि उन्हें CNT जो है, जो 2 वीडियो मैंने पहले जारी किया वो बहुत ही अच्छा लगा। तो उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और ये भी कहता हूं कि आपका जो आप कमेंट करते हैं वही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप कमेंट करें, यदि कोई परेशानी आपको लगता है तो आप ज़रूर उसको भी मेंशन करें, या कहीं लगे कि इस टॉपिक को ज़रा और समझाने हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।